वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज रविवार है और 4 जुलाई है। पूरे वर्ल्ड के लिए आज बहुत ही फेमस दिन है, एक आध्यात्मिक सन्यासी के लिए जो निशस्त्र अमेरिका में जाकर भारत की संस्कृति का पताका फहराया था और नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा देते हैं। वो ऐसे महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। आज उन पर खास चर्चा की जाएगी। आइए फेसबुक लाइव की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सॉन्ग जो आरजेएस का पॉजिटिव एनर्जी वाला सॉन्ग है उससे शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, और सकारात्मक भारत आंदोलन का देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ रहा है और राष्ट्र इससे जुड़ रहा है और इसे लेकर हम लोग सकारात्मक भारत दिवस भी मनाते हैं 24 जुलाई को। और 24 जुलाई को क्या कुछ होगा, ये एक इमेज के सहारे आपको बताने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट, द पॉजिटिव इंडिया डे at 11 a.m. in the morning, 24th July, RJS नेशनल वेबिनार, राम जानकी संस्थान RJS। ये वेबिनार होगा जिसमें प्रथम सहयोगी सकारात्मक भारत आंदोलन की तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गोंटीगेरी धनियाकली हुगली पश्चिम बंगाल की जो संस्था है वो भी इस राष्ट्रीय वेबिनार के साथ रहेंगी। लगातार 5 सालों से इन दोनों संस्थाओं ने ये अलख जगाने का काम किया। और एक जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे आरजेएस एडमिन हैं अखिलेश चंद्र जी और कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और साहित्यिक अभिरुचि के अंतर्गत उन्होंने कहानियाँ कविताएं लिखते हैं। और आज हंसुली उनका लिखा हुआ जो है ये नाटक कल प्रस्तुत किया जाएगा, ये ऑनलाइन होगा और इसको राजकुमार शाह जी ने डिज़ाइन और डायरेक्शन दिया है। ऑनलाइन नेशनल थिएटर फेस्टिवल के अंतर्गत 5 जुलाई को ये प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बारे में जानकारी आप सबको दी जाएगी। हंसुली नाटक क्या है तो इसके बारे में बताएं कि डॉक्टर अखिलेश चंद्र आजम द्वारा लिखित कहानी है हंसुली और इसका नाट्य मंचन 5 जुलाई को है सायं 7 बजे। प्रस्ताव थिएटर नई दिल्ली के फेसबुक पेज पर लाइव होगा और उन्होंने ये भेजा है डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आरजेएस फैमिली के एडमिन हैं। उनका ये लिखा हुआ नाटक कैसा है आप देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, आजमगढ़। हंसुली कहानी का नाट्य मंचन जो आप देखने के लिए उत्सुक हैं, मैं उसका लेखक हूँ। हंसुली कहानी को जब मैंने लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि समाज में भौतिकता की चकाचौंध में
आज जो रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, माँ बाप की उपेक्षा हो रही है, उनको केंद्र में रखकर इस कहानी का रचना मैंने किया। परिवार की बड़ी बहू होने के नाते पैतृक निशानी हंसुली पर मेरा अधिकार है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे मेरा हक छीने। दीदी, आप अपने हक की तो बात कर रही हैं, पर शायद गुस्से में आप ये भूल रही हैं कि मैं भी इसी घर की बहू हूँ और परिवार की पुश्तैनी संपत्ति पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी। देखो मंजू, पैतृक संपत्ति में तुम बराबर की हिस्सेदार हो सकती हो, पर हंसुली हमारे घर की पैतृक परंपराओं की निशानी है और रीति के अनुसार उस पर बड़ी बहू का हक होता आया है। तो तुम्हें हंसुली के हिस्से को लेकर कोई तकरार नहीं करना चाहिए। तकरार तो आप कर रही हैं दीदी, मैं तो समझौते की बात कर रही हूँ। इस घर की हर पुश्तैनी संपत्ति के साथ साथ हंसुली में भी मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। रिश्ते निभाने के बजाय ढोंग भर रह जाते हैं। अधिकार के लिए होने वाली नोकझोंक रार तकरार में बदल जाती है और निजी स्वार्थ के आगे अपने पारिवारिक रिश्ते तो क्या, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी कोई अहमियत नहीं दी जाती। घर आंगन खेत खलिहान के ही नहीं बल्कि आपसी रिश्ते और प्रेम भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। घर, आंगन, खेत, खलिहान, यहाँ तक कि मेरे खानदान की निशानी हंसली भी बट गई। जब सब कुछ बट ही गया है तो क्या लगे हाथ तब ये फैसला नहीं हो जाना चाहिए कि लगभग बुढ़ापे की ओर बढ़ रही मैं और मेरे पति का क्या होगा? हम दोनों किसके साथ रहेंगे? इसका भी फैसला आप ही लोग कर दे, क्योंकि जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ, जो देवरानी अपने जेठानी की नहीं हुई, वो हमारी कैसे होगी? हम दोनों का। तो ये आज के समाज की विडंबना पर आधारित है डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी का नाटक हंसुली, जिसका कि फेसबुक लाइव प्रसारण किया जाएगा। आज हम लोगों ने कर्टेन रेजर किया अपनी आरजेएस फैमिली के लिए। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों के आरजेएस के एडमिन जिन्होंने इस तरह के नाटक को लिखा है, और इस नाटक का परफॉर्मेंस देखकर आप कह सकते हैं कि जो एक्ट्रेस इसमें काम कर रही हैं वो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा। कोई भी नाटक यूं ही आसानी से नहीं हो जाता है, किरदार के अंदर में डूबना पड़ता है, और इन एक्ट्रेस ने इस किरदार को कितने रिहर्सल के बाद और तब जाकर ये वीडियो बनी होगी और तब हम लोगों के पास पहुंची है, और ये मैसेज दे रही है समाज में कि जहां पर एक दूसरे का स्वार्थ होगा वो परिवार कभी चल नहीं सकता, टूट जाता है। हंसुली के लिए किस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, त्याग नहीं है न छोटी देवरानी में न जेठ में। तो इस तरह की चीज़ें परिवार में नहीं होनी चाहिए। यही सब कुछ हंसुली के माध्यम से डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी ने समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बीच आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो विवेकानंद जी को हम लोग श्रद्धांजलि दें और उन पे बार बार हम लोग चर्चा करें। 4 जुलाई पुण्यतिथि। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, देशव्यापी उसका प्रभाव रहा है। वो है कि उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। उसका मतलब है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत। ये बोधत शब्द आया है और ये उपनिषद वगैरह में भी ये मिलता है, और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत। अब उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत, यही हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है, बचपन से इसको हम लोग आत्मसात करते आए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है, और वो आचार्य प्रशांत जी
जो आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली से उनकी संस्था जुड़ी हुई है और उनके मैसेज आते रहते हैं। पीछे कोरोना के चलते उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनके और भी जो सहयोगी थे उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो ठीक हो गए थे और फिर लाइव भी आए थे। तो ये सब बातें हैं। तो उनके आचार्य प्रशांत जी की नज़र में विवेकानंद जी का जो ये ध्येय वाक्य पूरे देश भर में फैला, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त व्रान्य बोधत, तो उन आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि विवेकानंद जी ने किस लक्ष्य की, किस ध्येय की प्राप्ति के लिए कहा कि रुको मत, उस लक्ष्य को प्राप्त करो, उसको समझने की जरूरत है। वो कौन सा लक्ष्य हो सकता है? तो लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य कहीं ना कहीं बोध से संबंधित है, और जहाँ पे वरिष्ठ जन हो, जहाँ गुणी जन हो, जहाँ कुछ सीखा जा सकता है, जहाँ बोध किया जा सकता है, प्राप्त व्रान्य बोधत, मतलब वहाँ कुछ बोध कराने का चीज़ हो, उसको लेने के लिए ध्येय जो है वो होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है क्योंकि लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य किसी का गलत भी हो सकता है, लेकिन विवेकानंद जी ने उस संदर्भ में तो नहीं कहा होगा कि कोई भी लक्ष्य हो उसको पाने के लिए तुम जो है वो रुको मत। तो अच्छे काम, अच्छे गुणीजनों के ज्ञान की दिशा में आगे बढ़कर बोध हो और उसके प्राप्त करने के लिए रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो अलग अलग विचारों को लेकर हम लोग इस पर बात करेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के जो प्रभारी हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, उनका ऑडियो आया है। और वो ऑडियो है जो बताया गया था, आप जानते भी हैं कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम का 4 भेंटकर्ताओं ने घोषित किया है। जैसे ये विनय वार्ष्णेय जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का अपने पति की स्मृति में, और आरजेएस ऑब्जर्वर स्वयं दीप माथुर जी, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद का ये अवार्ड घोषित किया है। और यहाँ पर आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश के आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं, उन्होंने दादा दादी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद का ये अवार्ड घोषित किया है। और जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. झिंगन साहब और श्रीमती कमलेश झिंगन जी ने अपने माता पिता की स्मृति में स्वामी विवेकानंद का ये अवार्ड घोषित किया है। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने इसे भी डिफाइन करते हुए एक संदेश दिया है, एक अपनी बात बताई है, और स्वामी विवेकानंद जी को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। ये चर्चा ऑडियो में है, आप लोगों तक ऑडियो में पहुंचाते हैं। ओम आरजेएस जुआ टोली, आज हम सभी आरजेएस सूचना केंद्र बिहार राज्य पटना के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, हमारे सकारात्मक आंदोलन के स्तंभ हैं। वो इस प्रकार है कि इन्होंने ये के नाम पर हमारे भाई बहनों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में 4 भेंट करता इनकी स्मृति में अपने परिवार के बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में मैं ये बता दूं कि यह हमारे सकारात्मक आंदोलन के इनके जीवन से 3 स्तंभ संबंधित है। पहला है कि सकारात्मक आंदोलन में ईश्वरत्व की और भाई बहन के रिश्ते का पहली बार प्रयोग श्री स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जो विश्व भर में हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं, हमारी विचारधारा को प्रगति किया, उसको सक्रिय किया। जी, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी थे, आरजेएस
सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी। तो इस तरह की आप लोगों की चीज़ों को आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव आरजेएस फैमिली का है, फैमिली के लिए है, फैमिली के द्वारा है, और इससे आप लोगों की जान पहचान बढ़ाने का एक ज़रिया मिलता है, क्योंकि अलग अलग 20 ग्रुपों में तमाम 5000 के लगभग लोग जो हैं ना जुड़े हुए हैं, और भी तमाम साथी हैं, और भी कई ग्रुपों में हैं जिन्हें आरजेएस फैमिली कहा जाता है। फेसबुक पे भी हैं जो लोग रिएक्ट करते हैं, वो सब आरजेएस फैमिली हैं। आरजेएस फैमिली क्या है? राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। जिसकी मानसिकता सकारात्मक हो गई वो आरजेएस फैमिली है। तो उस तरह से हम लोग जो हैं वो लगातार सक्रिय रहे हैं, चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ हो तब से लेकर आज तक लगातार आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया सक्रिय रही है, और यही सक्रियता हम लोगों की एक पहचान है, यही हम लोगों की जान है, यही हम लोगों का मान है, यही हम लोगों का सम्मान है। और आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आप लोगों की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहता है। और आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, भेजिए ताकि हम ज्वाइन कर पाएँ आप लोगों को। तो आपने देखा कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की जो बात थी वो पहुंचाई गई आप लोगों तक, और आरजेएस के डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी जो आजमगढ़ के लेक्चरर हैं कॉलेज में, उनकी हंसुली नाटक के बारे में आप लोगों को बताया गया। और आरजेएस के 4 राष्ट्रीय सम्मान विवेकानंद जी के नाम पे अपने पूर्वजों की स्मृति में जिन लोगों ने भेंट किया है उन लोगों के बारे में जानकारी दी गई। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और आप लोगों के साथ जो बातचीत होगी वो खास है। ये प्रोग्राम आप लोगों से 1 to 1 बातचीत करने का है। आपके विचार जो हैं वो और आपका नाम जो है और आपका चेहरा जो है वो अन्य आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोगों तक भी पहुँचे। और आज की महत्वपूर्ण एक सूचना बता दें कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जो राज्यपाल महोदय हैं बेबी रानी मौर्य जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए, 11वें मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तराखंड के कोटि कोटि बधाइयाँ टीम आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। तो उत्तराखंड को एक मुख्यमंत्री मिला है। अब देखना है कि नए मुख्यमंत्री किस तरह से राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं और उनकी पूरी टीम काम करती है। तो आप लोग अपना रिक्वेस्ट जो है वो भेजें, क्योंकि 1 by 1 जो है आप लोगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू होगा। और इस वक्त जो भी जुड़े हैं आरजेएस फैमिली में बने रहिए, ताकि और आरजेएस फैमिली के लोगों की बातों को भी सुनने का मौका मिलेगा। रोज़गार इस समय बहुत ही मुंह बाए खड़ा है। बेरोज़गारों की संख्या बढ़ गई है, काम धंधे बंद होने से। तो इसमें अगर आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं तो सोनाल गुप्ता जी जो हैं वो संयोजक है समर्थ भारत के, और समर्थ भारत रोजगार शिविर लगाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। ये डिलीवरी बॉय, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, लोडिंग एवं अनलोडिंग, इस तरह के जो रोजगार के अवसर हैं, ये सरस्वती बाल मंदिर J8 राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन जो द्वारका रूट है, नोएडा से द्वारका रूट है, उसमें टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन आता है। और यहाँ पर जो है वो 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है। समर्थ भारत द्वारा रोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं छोटे उद्योग स्थापित करने में सहयोग व अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। और ये ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन की भी जानकारी देते हैं। ये समर्थ भारत का है। कई जगह रोजगार शिविर लगाते हैं। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में रोजगार शिविर की अपार सफलता के बाद सेवा भारती दिल्ली और समर्थ भारत अब दिल्ली के सरस्वती बाल विद्या मंदिर जो बताया मैंने, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास 12 जुलाई से 15 जुलाई, और इस पर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आप फेसबुक लाइव रिमाइंड करके आप ये पंजीकरण, कंपनी पंजीकरण फॉर्म, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। संयोजक रोजगार शिविर श्रीमती निधि आहूजा जी संयोजक और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। और हम लोगों ने ये तय किया है कि आरजेएस फैमिली के कुछ कार्यक्रमों को यहाँ पर हम लोग रोज़ाना दिखाएंगे, आप लोगों की सेवा में हाजिर करेंगे। तो ये बातें हो गई। इसके साथ साथ पुरानी यादों में ले चलते हैं। तो पुरानी यादों में चर्चा करना चाहेंगे कि 6 वर्ष पूर्व
दिल्ली के अंदर नजफगढ़ है और वहाँ पर एक सकारात्मक संदेश यात्रा विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पे निकाली गई थी और उसमें कई तरह के लोग जो है आए थे, आज भी जुड़े हुए हैं वो लोग। तो आपको थोड़ी सी उसकी एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए थोड़ी सी। जीवन मानव मात्र के लिए समर्पित था। जी, हमें प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं इस संदेश यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पे मैं नीरा अरोड़ा आज अपनी छात्राओं के साथ इस विवेकानंद जी के पुण्यतिथि पर हम जो संदेश यात्रा लेकर चल रहे हैं उनमें हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से विवेकानंद जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, एकता का रूप दिया, एक समाज को उन्नति के लिए उन्होंने सकारात्मक जो शब्दों और जो धर्म की बात की, प्यार कीजिए, समर्पण कीजिए। हम लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर के रह जाते हैं। अगर समाज अपना परिवार का अगर उत्थान करना है तो समर्पित होकर चलिए, प्यार बांटते हुए चलिए और आगे अपने जो विल पावर है इसको कभी नीचे नहीं दिखाओ। कभी भी असमय या असह्य परिस्थितियों में हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। विवेकानंद जी ने जितनी छोटी उम्र में जितनी उपलब्धियां, जितनी एक नाम किया है, हम आज तक उनको याद करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। और भारत के एक मुख्य महान व्यक्ति थे वे, और उनका संदेश आज हम छात्राओं को ये देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमें आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। चाहे कैसी भी मुसीबतें, कैसी भी हमारे साथ परिस्थितियां आए, हमें उनसे घबराना नहीं है। प्रेम का संदेश बांटते हुए, समाज में सकारात्मक सोच रखते हुए हमें आगे बढ़ते ही जाना है और बढ़ते ही जाएंगे। रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, मंजिलें हमारे पैर चूमते रहेंगे। जय हिंद। मेरा नाम करुणा है, मैं VTCT क्लास से हूँ, YWCA नजफगढ़। स्वामी विवेकानंद जी किसी एक जाति के विरोधी या किसी दूसरी जाति का पक्ष लेने वालों में से नहीं थे। वे तो केवल इतना चाहते थे कि सभी लोग परस्पर मिलजुल कर रहें। वे अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे कि उनका कहना था कि हम सभी मनुष्य एक ही पिता की संतान हैं। इस तरह हम सभी आपस में संबंध रखते हैं, भले ही हम विश्व के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। राजनीति के विषय में उन्होंने कहा था, किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र सत्य है, बाकी सब कूड़ा कर। विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये संदेश सभी नागरिकों के लिए संदेश होना चाहिए। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे जितने भी स्कूली बच्चे हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और जितनी महिलाएं आई हैं, दीदी आई हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, आप सबका स्वागत। जी हाँ, तो आपने देखा माइक थामे हुए मैं स्वयं था और हमारी मिसेज लास्ट में जो बोल रही थी श्रीमती बिंदा मन्ना, वो भी इस विवेकानंद की संदेश यात्रा और जो संगोष्ठी हुई थी उसमें शामिल हुई थी। इसके अलावा शुरू में विनोद बंसल जी जो RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं, RJS राष्ट्रीय RJS स्टार फैमिली अवार्डी भी हैं। और उसके बाद नीरा अरोड़ा जी वो RJS महिला ग्रुप की एडमिन बनाई गई हैं। नीरा अरोड़ा का बहुत बड़ा अनुभव रहा है समाज सेवा का। YWCA की वो अधिकारी रह चुकी हैं, सेंटर के इंचार्ज रह चुकी हैं और महिलाओं का जो नया ग्रुप बना है उसमें वो कुछ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेंगी। और इसके अलावा सुरेंद्र आनंद जी जो RJS स्टार हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और गुलाम रसूल देहलवी साहब, ये सब लोग RJS फैमिली में अभी भी जुड़े हुए हैं। जबकि ये कार्यक्रम 6 साल पहले संदेश यात्रा निकाली गई थी लगभग 2015 में। और तब से लेकर RJS फैमिली में ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल देहलवी साहब, इसके अलावा आपको पवन वर्मा जी की डेथ हो गई, दिवंगत हो गए पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी को श्रद्धांजलि हम लोगों ने एक बैठक में दी थी जो नजफगढ़ में हुई थी। यहीं नजफगढ़ के ही आसपास उनका गांव है जहां वो रहते थे। उनके लड़के आए थे उस कार्यक्रम में। और इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह पाल जी आकाशवाणी से जो रिटायर किए, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे।
और एक खास बात इसके बारे में कहते हैं कि सुरेश यादव जी जो तत्कालीन उपायुक्त थे एमसीडी के, वही उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी और वो 2 किलोमीटर पैदल ही चलकर संगोष्ठी स्थल तक पहुंचे थे। ये एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात थी। हमारे अफसरों को कल भी हमने दिखाया था धान रोपते हुए वाइस चांसलर को, और आईपीएस अशोक सिंह जी ने उस पोस्ट को साझा किया था। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतियूर रहमान साहब पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं और अमित आजाद जी जुड़े हैं, साथ में सुरजीत सिंह देदेवार जी जुड़े हैं, सभी आरजेएस फैमिली में हैं। अब प्रांजल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, नवीन कोटिया जी जुड़े हैं और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जिनकी अभी सुनाई गई ऑडियो, और सविता सहाय जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी जुड़े हुए हैं, बने रहिए। 1 बाय 1 आप आरजेएस फैमिली से। सबसे पहले नवीन कोटिया जी का आया है, हम अप्रूव करते हैं। नवीन कोटिया जी आप तैयार रहिए, आपके पास हमने लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। और अब हम आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ओम हरि जी जुड़े हैं। ओम हरि जी मैंने भेजा है, देखता हूँ अगर ऐड हो जाते हैं तो। जय हिंद ओम हरि जी ने लिखा है। एसके गुप्ता जी जुड़े हैं, एसके गुप्ता, हाँ हो गए। ओम हरि जी जय हिंद। ओम हरि जी जरा कैमरा आप मूव करें। ओम हरि जी अभी करता हूँ। जी जी जी। बाकी आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। सकारात्मक भारत, जय हिंद। ओम हरि जी जय हिंद। उदय मन्ना दिस साइड जी। कैसे हैं, कैसे हैं? बस कृपा है। तो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं ना? गुड़गांव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड़गांव। हम तो तरसते हैं आपकी बारिश का इंतजार तो हो रहा है ना? दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। बिहार में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो ट्रांसफर भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल। चलिए आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मार्गदर्शन कीजिए उम्र के हिसाब से। सकारात्मक भारत और आरजेएस फैमिली में आप जुड़े हुए हैं, काफी दिनों से हैं आप। हम लोगों ने एक कार्यक्रम को जब हम लोगों ने समर्थन किया था उसमें भी आप गए थे, मावलंकर हॉल में, मुझे याद आ रहा है। हाँ जी हाँ, याद आ रहा है, फोटो भी है मेरे पास, भेज देते। एक मैगजीन का कुछ लोकार्पण था, उसमें हम पूरी आरजेएस फैमिली ने स्वैच्छिक समर्थन किया था उस संपादक के पुस्तक को। वो फोटो है मेरे पास, अभी भेज देता हूँ। केवल सच, जी हाँ, फोटो तो फेसबुक पे भी लोड है। और लोगों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि जिन लोगों को भी पुराने फोटोग्राफ चाहिए वो लोग उदय मन्ना के फेसबुक लाइव पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल में और यूट्यूब में, जी बिल्कुल। देखिए आज जो वीडियो मैंने विवेकानंद की संदेश यात्रा जो 5 साल पहले हुई थी उसको मैंने सर्च किया है। ये हमारे पास प्रिजर्व करके नहीं था, हमने सर्च किया यूट्यूब में जाकर और सिर्फ लिखा स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि नजफगढ़ उदय मन्ना, इतना लिखा मैंने और सारी फाइलें आ गई। 3-4 जो न्यूज बनी थी वो सारी आ गई। इसी तरह से गूगल में भी आ जाता है, हमें सर्च करना पड़ेगा। और सकारात्मक बैठकों में अगर भाग लिया है आपने तो वो फोटोग्राफ्स आपको आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखना होगा। तो ओम हरि जी बताएं, सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में काफी सालों से आपने इसको देखा है। तो अभी 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस है, ये बहुत बड़ा वेबिनार होने जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के सभी लोग जुड़ेंगे और उसी के उपलक्ष्य में ये फेसबुक लाइव किया जा रहा है 3 दिन हफ्ते में, गुरुवार, शनिवार और रविवार शाम 8 बजे। तो ये मेहनत इसीलिए किया जा रहा है कि हमारा भारत जो है वो सकारात्मक बने, सकारात्मक दृष्टिकोण से जो है अपनी एनर्जी को बचाकर और देश के निर्माण में लगे, यही उद्देश्य है। आप किस नजरिए से देखते हैं? आप तो पत्रकार हैं, काफी वरिष्ठता के क्रम में आप बहुत आगे हैं। देखो जी, सबसे पहले गर्व की बात तो ये है कि आज हम आमने सामने हो गए, चाहे कैसे भी। बहुत दिनों से इच्छा थी जी। और जो भी कदम आप उठाएंगे बिल्कुल हमारे सर माथे पे है जी, हम साथ हैं। और ये कम नहीं है। विवेकानंद जी के बारे में भी जो आप बोल रहे हो, ये कम नहीं है। जो आप लिखते हो, निडरता पूर्वक लिखते हो, ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। हम आपके इसलिए साथ हैं कि आप
राष्ट्रवादी भी हो और सच पे चलने वाले, सच की राह पे चलने वाले, निडरता से चलने वाले, सच को सच बोलते ये हो। पूरी टीम आरजेएस के लिए। आप मेरा नाम लेकर कह रहे हैं, सेनापति का नाम होता है लेकिन लड़ने वाले सभी लोग होते हैं, और पूरी टीम जो है वो बड़ी सही दिशा पकड़ चुकी है और बड़ा उत्साह है, टीम में बहुत उत्साह है, और हम लोग सकारात्मक भारत भवन तक पहुंचे हैं। और बहुत जल्द नेतृत्व जो जो है है ना वो अच्छे, आपको, नेतृत्व जो है ना वो बहुत अच्छे हाथों में है। अगर नेतृत्व ही हमारा खत्म हो जाएगा तो सेना में ना सब बिखर जाएगी। जी आप में जी जो नेतृत्व है ना आरजेएस इसका, तो यही जी, हमारे लिए गर्व है कि विश्वास बहुत अच्छे सही रास्तों पे है। जी, उस विश्वास को बनाए रखेंगे जी। तो 24 गुरुवार, शनिवार और रविवार कभी भी ओम हरि जी आप 8 बजे कभी भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातें होंगी, बस ये आरजेएस फैमिली को वीडियो संवाद कराने के लिए ये मंच रखा गया है, जिससे कि अब ओम हरि जी के बारे में आप पहले सुदर्शन न्यूज चैनल में थे और अभी आप सनराइज समाचार के लिए काम करते हैं जी, इंडिया समाचार के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन कराना ही इस का उद्देश्य है। और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स घनश्याम तिवारी जी बराबर जुड़ते हैं, जय हिंद जय हिंद घनश्याम तिवारी जी, आप भी भेजिए रिक्वेस्ट, काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देश के लिए आप लोग बहुत ही जागरूक हैं और छोटे से शब्दों में आप लोगों के विचार आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आरजेएस फैमिली का इंट्रोडक्शन होगा, तब तक मैं अब धन्यवाद ओम हरि जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सुरजीत सिंह दिदेवार जी को आमंत्रित करते हैं। आप लोग भी रिक्वेस्ट भेजिए, आप लोगों का भी ऐड करेंगे। सुरजीत सिंह दिदेवार जी का आया है जी। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम जी, जय हिंद। जी जी दिदेवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकालते हैं तो इसके लिए तो बहुत ही, ये तो देश का काम चलता है तो आप सबसे आगे रह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी है और इस अवसर पर हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी जानकारियां साझा की हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि उनकी जो रुचि थी वेदांत दर्शन दिया, उसका समीक्षा की बड़े अच्छे तरीके से। तो अध्यात्म और विवेकानंद भारत को लेकर किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे आरजेएस फैमिली के लिए। आपने अभी नाम लिया है स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करता हूं। एक युवक नरेंद्र नाम का युवक था, उसने बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े और सभी को पढ़ने में कंफ्यूजन आ गया और सबका मिक्सचर करके उनके भीतर उनका अपना विवेक जागृत हुआ, और जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो आनंदित हो जाता है। तो उनका नाम विवेक आनंद था। जिस प्रकार हम एक एक्टर हमारे देव आनंद थे तो उन्हें देवानंद कह देते थे, उसी प्रकार ये विवेक जिसका जागृत होता है वो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, और विवेक आनंद है, हम उनको विवेकानंद कहते हैं। और ये विवेक के आधार अगर हम मानेंगे तो हमने किसी भी की जीवनी से हमने कौन सी प्रेरणा लेनी है और अपने ऊपर अपने जीवन पे उतारना है, ये हर व्यक्ति विशेष का उद्देश्य होना चाहिए। ना कि हम सिर्फ उनकी पुण्यतिथि मना लें, उनके बारे में चर्चा करें, पर अपने से प्रश्न ना करें कि हमने उनसे क्या प्रेरणा स्रोत लेके हमने जीवन में क्या उतारा है। जब तक किसी का उतारना नहीं हो तो उनकी पुण्यतिथि मैं समझता हूँ मनाना अधूरी होती है। और जैसे ही वो बहुत मशहूर है उनके बारे में कि वो अमेरिका में गए तो वो उनके हाथ में सदा एक ग्रंथ रहता था जो हमारा महान ग्रंथ है, वो गीता। तो वहां गए तो उनको कहीं पर भी अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं हुआ, तो उनको किसी तरीके से उनको गलत या उनको दूसरे पात्र बनाने के लिए उनके हाथ में जो ग्रंथ था तो उनसे ले लिया गया। उन्हें पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, मेरा इसमें जीवन है और ये सबके जीवन के लिए है, इसको हम गीता कहते हैं, भागवत गीता के नाम से है। तो उन्होंने उसे लेके टेबल पे रख दिया। टेबल पर रखने से उसके ऊपर जिसके पास जो जो भी किताब थी, कोई ग्रंथ था उसका धार्मिक था या लिटरेचर था, सब ने उसके ऊपर रख दिया।
तो फिर एक व्यक्ति ने ये कहा कि आप जिसके सर्वोच्च कह रहे हैं वो देखो सबसे नीचे पड़ी है, और हमारे यहाँ पर उसका आदर्श इतना है, मगर जिसके अंदर विवेक जाग जाता है वो क्रोधित नहीं होता। वो अपने विवेक के आधार पर क्या किया, उन्होंने गीता को नीचे से निकाला और सारी किताबें गिर गई। उन्होंने कहा आधार है गीता, ये सबका वजन उठा लेती है। हम भारतीयों का आधार है विवेक, अगर हम विवेक को हटा देंगे तो उसके ऊपर वाले सारे गिर जाएंगे। गीता जीवन का आधार है, ये उपदेश था। तो हमें अपने जीवन के अंदर अपना कौन सा आधार है, अपने विवेक के द्वारा जागृत करना है। और स्वामी का अर्थ है कि वो जब तक स्वयं का स्वामी नहीं बने वो स्वामी विवेकानंद नहीं बन सके। हमें भी सबको अपने ही भीतर देखने के बाद अपना स्वयं का स्वामी बनना है। मैं अपने जीवन का अपना अनुभव बता रहा हूं, और अगर सभी अपने अपने जीवन का ऐसे लेंगे तो मैंने उनके विवेकानंद के जीवन से ऐसा परिचय लेके अपने जीवन में उतारा है। और अगर सही माने में हम किसी का आदर और सत्कार करते हैं, सम्मानीय है हमारे योग, तो हम स्वयं उससे अपने से प्रश्न करना होगा कि हमने उनसे कौन सी प्रेरणा लेके हमारे जीवन पे कौन सा उतर जाएगा और कितने परसेंटेज उतरा है। ये प्रश्न जब तक हम नहीं करेंगे तो ये सारे बातें सिर्फ एक सूचना या फॉर्मेलिटी के तौर पर रहेंगी। मैं सभी से निवेदन करता हूं और आरजीएस फैमिली के पूरी तरह, और मन्ना जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस पे जोर डालें कि हमने जो भी कर रहे हैं प्रत्येक आरजीएस परिवार के सदस्य के जीवन में कितना उतरा है, ये सभी अपना अपना अनुभव भी शेयर करें। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जी कि अभी आपने एक नाटक बताया है, उसका जो शुरुआत में बताया था तो परिवार के बारे में था, परिवार हाँ, तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि परिवार ने टूटना ही है अपने समय पे। हमें उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माँ बाप का फर्ज है कि जैसे ही बच्चा जो है अपने परिवार का मुखिया बनता है तो ये मान लिया जाए कि इसने भी अपनी रसोई अलग करनी है, और ये हम अगर दूर कर देंगे उसे रसोई अलग में तो हमारे बीच में दूरियां कभी नहीं होंगी। हमने जबरदस्ती झगड़ते हैं, दिखाई तो हम साथ देते हैं पर भीतर दूरियां होती हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। मैंने अपने परिवार के अंदर अपने जितने भी रिश्तेदारों में मैंने जैसे ही होता है सबकी रसोई अलग कराई, उनको दूरियां ना आ सके, सबको स्वयं का स्वामी बनाया, अपनी जिम्मेवारी बनाई, और सभी ही सही करते हैं। आज के माँ बाप को पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार मैं अपने परिवार का मुखिया था, अब मेरा बेटा भी अपने परिवार का मुखिया बन गया है, उसका भी दायित्व है, मैं उसे दायित्व निभाने में सहयोग दूं, ना कि उसे जकड़ के रखूं अपने किसी निजी स्वार्थ से। तो मैं याद करता हूं कि हमारे संस्कार ही हमारे बच्चे हमारे करेंगे। अगर हमारे संस्कारों में कमी है तो बुढ़ापे में हमारे बच्चे आदर सत्कार नहीं करेंगे। अपने खून पे, अपने संस्कारों पे इतना विश्वास रखिए कि मेरे बच्चे जैसे मैंने संस्कार दिए हैं वो उसका सही उपयोग तो होगा। जैसे सभी ने पानी पिया है तो सभी की प्यास बुझी है, हमने पानी नहीं पिया तो हमारी प्यास नहीं बुझी। मेरे संस्कार गलत दिए गए हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर कभी असर नहीं करता अगर हम अपने बच्चों के साथ में कम 1 घंटा विचार विमर्श करें के भाव से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने सैकड़ों परिवारों के अंदर ये चीज को खत्म करा है, समझा के करा है। और ये हमें मान लेना चाहिए कि जब मुखिया बन गया है तो उसका दायित्व भी उसका है, उसे उसके अनुसार देना चाहे। हमारी परंपरा के अंदर जब पिता होता है तो पिता के पिता को दादा कहता है। हम जाने अनजाने दादा जो है अपने बेटे का हटा के पोते पे भी उसके भी पिता कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमसे भ्रमित हो जाते हैं। सो मेरा यह है कि हम इस हकीकत को जान लें, पुरातन जो हो गया उसको मत रोएं, वर्तमान स्थिति में रह के आज अगर न्यूक्लियर परिवार बने हैं तो हमें सहज स्वीकार करें। हम दूर तो रह सकते हैं मगर दूरियां ना रोएं। एक बच्चा अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, मगर दूरियां नहीं होती, हम सहयोग करते हैं। एक ही घर के अंदर रहते हुए दूरियां होती हैं तो ये परिवार छिन्न भिन्न होते हैं। हमें हर माता पिता को इस परंपरा को पूरी तरह से भीतर से स्वीकार करना होगा। हर आदमी जब अपना मुखिया बन जाएगा तो अपने परिवार का दायित्व करेगा। यहाँ अभी दरानी जेठानी अपने देवरानी और का है, तो ये जो है ये चीजें हकीकत में है, इसे स्वीकार करें और इसका इलाज करें, ना कि पुरातन बातें करते हुए बिना मतलब के जिसका आज कोई उपयोग नहीं है उसकी बात ना करें। तो मैं मानता हूं कि हमारे भीतर दूरियां नहीं होंगी। हो सकता है हम दूर रहे
मगर दूरियां नहीं होंगी। हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शायद किसी को इस बात जी में हाँ, तो स्वीकार आप न हो, बने रहिए। अलग बात हो। जी जी, बने जी रहिए सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और लोगों का परिचय भी करा देते हैं, क्योंकि ये परिचय का ही वीडियो संवाद है। और आप लोग भी रिक्वेस्ट की भेजिए ज्वाइन करने के लिए, हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। संतोष झा जी इंदौर से जुड़ी हैं आरजेएस फैमिली से, और पुष्कर बाला जी वंदे मातरम लिखती हैं। संतोष झा जी ने जय हिंद लिखा है। पुष्कर बाला जी आरजेएस एडमिन हैं और सूचना प्रभारी हैं, वहाँ सूचना केंद्र के, जमशेदपुर सूचना केंद्र के प्रभारी हैं। सविता सहाय जी जुड़ी हैं। और अभी आप लोग सुरजीत सिंह दीदेवार जी को सुन रहे थे। और आपको बता दें कि अमित आजाद जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद लिखते हैं और वंदे मातरम। और प्रांजल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, नवीन कोटिया जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मतीउर रहमान साहब जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के कमेंट आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे। मतीउर रहमान साहब ने बांग्ला में लिखा है, रोमन में लिखते तो मैं पढ़ देता, बांग्ला तो मैं नहीं जानता। मतीउर रहमान साहब संभवतः पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं और काफी एक्टिव हैं। पासीराम पासी जी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप लोगों को हम ऐड कर लेंगे। अब सवाल का सिलसिला एक और रखते हैं। आज दिन में कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी कि एक अच्छा आदमी है, सकारात्मक आदमी है, किसी को कोई कष्ट नहीं देता है, लेकिन उसके जीवन में कष्ट आ जाते हैं या लोग दे देते हैं कष्ट। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? ये प्रश्न मेरे से है। हाँ, ऐसा जी, है जी आपसे कि प्रश्न जीवन है, के अंदर, दिन में पूछ रहे थे लोग। हाँ, तो मैं जो आपने प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहता हूँ जी जी कि हमको प्रथम जो है, सबसे पहले मेरे जीवन के अंदर जो भी उपलब्धि मिल रही है वो मेरे ही किसी कार्य का परिणाम है। और किसी ने मेरे कार्य के अंदर बाधा डाली या कष्ट मुझे किसी जाने अनजाने से मिल गया या मेरी ही गलती से मिला, सर्वप्रथम मेरे को स्वीकार करना है कि ये घटना होती है। हम स्वीकार किसको करते हैं और स्वीकार किसको नहीं करते हैं, ये प्रश्न पहले हमें करेंगे। जो मेरे हिसाब से सही है, मैं उस घटना को स्वीकार कर लेता हूं, और जो मेरे हिसाब से वो नहीं सही है, मैं उसको अस्वीकार करता हूं। जबकि घटना अपने आप में घटित हो चुकी है और वो घटना ही है। हमने अपने जीवन के अंदर प्रत्येक घटना को स्वीकार, प्रथम स्टेप है स्वीकार भाव से स्वीकार करना है। और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि शांत हो जाती है। और मन और बुद्धि शांत होने से उस घटना का कैसे उपचार हो सके, कैसे उस समस्या का समाधान हो सके, हम करने में सक्षम हो जाते हैं। मगर जब हम स्वीकार नहीं करते तो हम क्रोधित हो जाते हैं या दूसरे विचारों में चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं यकीन कहता हूं कि आपके रास्ते में कोई भी कितना भी बड़ा बाधक हो, जैसे ही हम स्वीकार भाव से स्वीकार करेंगे और उससे शीतल मन से बात करेंगे, वो व्यक्ति अंदर से गिल्ट या बनेगा और सबसे बड़ा जीवन के अंदर वो हमारे लिए सहयोगी होगा। क्योंकि जगत में ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम स्पेशल बने और स्वीकार भाव रखें जीवन के अंदर। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, आप एग्जाम्पल करके देख लेंगे कि मेरे जीवन के अंदर, सभी से मैं अपने आप को नहीं, हर एक कल ही बोल रहे हैं कि उनके जीवन के अंदर जब भी ऐसी समस्या आए, उस घटना को स्वीकार करते ही जब उसका समाधान में करेंगे तो ये प्रश्न सभी के जीवन में समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि वो सक्षम है हर समस्या का समाधान करने के लिए। जिसको दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं, सड़क पे चलते हैं, एक गाड़ी और एक स्कूटर का टक्कर हो जाती है, तो वो आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो हम अपनी गाड़ी या स्कूटर को रोक के उन्हें समझाते हैं, यार कोई बात नहीं है, गलती होगी, ऐसा हो जाता है। मगर हमें समस्या का समाधान तो आता है, हम दूसरे के लिए कर सकते हैं। मगर जब हमारे साथ होता है तो हम उस समस्या में उलझ जाते हैं। हम उसका समाधान जानते हुए भी शांत नहीं होते, क्योंकि हमने उस घटना को स्वीकार नहीं किया है। हर व्यक्ति विशेष हर समस्या का समाधान करने में प्रकृति नियम से सक्षम है। मगर जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार से हम उस घटना के अंदर रहते हैं। कोई भी मछली जल के अंदर रह के दूरी नहीं नाप सकती, जो समुद्र के बाहर है वही दूरी नाप सकता है। हमें उस घटना में नहीं,
उलझना, उस घटना से बाहर आकर अपने विचारों करना है। और घटना से बाहर आने का एक ही तरीका है कि उस घटना को सर्वप्रथम स्वीकार करें। और स्वीकार करते ही मैं यकीन से कहता हूं ये प्रश्न सभी के जिंदगी में निश्चित रूप से पूरे जीवन में समाप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जिन्होंने किया है उनके भी अनुभव जो मुझे मिले हैं उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी किसी का रिक्वेस्ट हमारे पास आया नहीं है, तो आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट आएगा तो हम आपको ज्वाइन कराएंगे। अभी रिक्वेस्ट किसी का नहीं आया है। आप कमेंट बॉक्स में भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। चलो मैं इसको और विस्तार से ऐसी- बता देता हूँ जी मन्ना जी, मैं इसको और विस्तार दे देता हूँ। अगर कोई नहीं आया तो इसको मैं और डिटेल देता हूँ। जितने भी जुड़े हैं सुन रहे हैं, जी हमने कोई जो भी खाना खाया है हमें उसी को हजम करना है। और हर व्यक्ति विशेष के अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, कमियां भी होंगी और खूबियां भी होंगी। मुझे कौन सा खाना खाना है हमें पहले अपने भीतर स्वीकार करने हैं। मुझे खूबियां लेनी है अपने जीवन के खाने के विचारों द्वारा, तो हर व्यक्ति विशेष में खूबियां देखूं जो मेरे जीवन के अंदर खूबियां आ जाएं। अगर मैं कमियां देखूंगा तो मुझे कमियां खाऊंगा, मेरे जीवन में कमियां आएंगी। ये जो आप हर व्यक्ति विशेष के अंदर कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं। दृष्टि मेरी कैसे होनी चाहिए इसका मालिक मैं हूं, मैं स्वयं का स्वामी हूं। मुझे हर व्यक्ति विशेष से जो कामयाब है या जो फेल हुआ है, फेल हुआ तो कौन सी कमी से फेल हुआ है, वो मुझ में सुधार है, मेरे में तो नहीं है, मैं उसे दूर कर दूं, इस बात को देखना है। और जो कामयाब हुआ है वो कौन सा गुण था उसके अंदर, कितनी उसने मेहनत करी है या कौन कौन सी टेक्निक अपनाई करी है, वो मैं अगर देखूंगा। प्रत्येक व्यक्ति विशेष के अंदर निश्चित रूप से गुण है और निश्चित रूप से अवगुण है। हमने कौन से अपने नजरिए से लेना है। और जिस आदमी के अंदर हम अवगुण निकालते हैं वो उसको बार बार करता है, वो उसको गुण मान रहा है, इसलिए वो कर रहा है। किसी ने अपनी गाड़ी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका है। हर व्यक्ति विशेष अपने आप को सही कहता है और दूसरे के नजर से उसे गलत कहता है। हमें उस नजरिए से भी देखना है कि अगर उसके नजरिए के अंदर ठीक है, शायद मेरे नजरिए में ठीक ना हो, तो हमें उस गुण को भी नहीं अपनाना। क्योंकि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में अवगुण बन जाएगा। किसी को दूध सारी पौष्टिक पसंद आता है और किसी को नहीं हजम होता है, तो हमें ये भी देखना है कि उसकी कार्य प्रणाली क्या मेरे लिए उपयुक्त है या मुझे करना है या मेरे लिए निरर्थक है। सो ये बातें देखेंगे तो जीवन के अंदर हम जो खाना है वही हजम करना है। हम लोगों के साथ संपर्क में रह के उनके गुणों को खाएं, अर्थात गुणों को अपनाएं और जीवन के अंदर अपनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अगर अवगुण नकारात्मक देखेंगे तो हमारा जीवन नकारात्मक रहेगा। हर उसके अंदर सकारात्मक भाव देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सकारात्मक ही रहेगा। इसमें हमें कोई स्पेशल काम नहीं करना पड़ेगा, हम ढल ही जाएंगे। जिस प्रकार हम श्वास ही ले रहे हैं और 5 गुना 5 25 ही कहते हैं कि सीख लिया है, ऐसा ही बार बार सकारात्मक विचार होने से हमारी इंद्रियां सहयोग देंगी। नकारात्मक विचार हमारे यहाँ घुस ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए नो एंट्री अपने आप ही हमारी इंद्रियां लिख देंगी। अगर ऐसा करेंगे तो सभी के जीवन के अंदर प्रकाश प्रकाश और सिर्फ प्रकाश ही रहेगा। धन्यवाद जी, ये बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आदर्श वाक्य जो हैं वो सुनने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दीदेवार जी देखा जाए तो लोगों का जो रुझान है, अभी हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की अश्लीलता, भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के खिलाफ, खास करके भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता अभी फिलहाल गायकों ने गाया गाना, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा रोष पब्लिक में भी आया, पत्रकारों में भी आया। पत्रकारों ने भी काफी उसके खिलाफ काम किया। कुछ गायक भी आए और सांसद रवि किशन भी आए इसके खिलाफ में, और नेहा सिंह राठौर बिहार की लोक गायिका हैं, वो उन्होंने भी बहुत कुछ इस बारे में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गायकों को अपनी मर्यादा में रहने चाहिए, पैसे के लिए इस तरह की समाज में अश्लीलता फैलाना उचित नहीं है। और भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में आए तो इसके लिए भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। और भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है, लेकिन गलत गानों से समाज में एक भोजपुरी के प्रति दुराग्रह पैदा हो सकता है, पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, लोग उसको गलत नजरिए से देखने लगेंगे भोजपुरी भाषी को। तो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश भी हुआ और हम लोगों ने ये
अभियान चलाया। आरजेएस के 2 ग्रुप हैं बिहार के, तो उसमें काफी लोग भी आगे आए और उसके लेकर जो है वो काम किया गया। तो समाज में जो आखिर वो टीआरपी क्यों बढ़ जाते हैं? समाज में अगर गलत गाने हैं तो उसकी टीआरपी क्यों बढ़ जाती है? ऐसा है, हम अपने आप को दोषी माने सबसे प्रथम कि मेरे भीतर भी ये संवेदना थी, दबी हुई थी, जब मौका मिला तो बाहर आ गए। ये कभी भी बहुत कम समय के लिए होती है, अश्लीलता हो या दूसरी बात हो, ये हमेशा कम समय के लिए होती है। समाज को इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, इसको आगे झुकना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हम जब यंग थे तो एक पिक्चर आई थी, बहुत हिप्पी आते थे दिल्ली के कनाट प्लेस में, अलग अलग देशों से, तब भी अश्लीलता बहुत ज्यादा दिल्ली शहर में फैली थी। तो देवानंद साहब ने एक पिक्चर भी बना दी थी, हरे राम हरे कृष्णा। तो हिप्पी विधायक थे, वो कितने चंद दिनों के लिए थे। इसलिए आप क्रोध करके देख लें, आप चोरी करके देख लें, किसी को गाली करके देख लें, कुछ समय के लिए होता है, सारा दिन हम शांति रहते हैं। सो इस बात के ऊपर हमें कभी नहीं डरना चाहिए कि किसी एक के कहने से कुछ, हाँ नेगेटिविटी थोड़े समय के लिए प्रभाव डालती है। अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, तो हम उससे बढ़ावा दे रहे हैं। हमें उसे इग्नोर करना है, और इग्नोर करते हुए जब ग्राहक ही नहीं होगा तो कितने दिन चला होगा। हाँ, युवा पीरियड के अंदर एक दबी हुई बात होती है, वो जो एक मित्र छोटे छोटे 4-5 की टोली में जो बातें करते थी, जब ये समाज के ऊपर मीडिया के थ्रू आती है तो अश्लीलता बन जाती है। ये सभी ने करी हुई है, इस बात को स्वीकार करें कि हर एक के अंदर ऐसी वासना है, उसी कामना है। अब जब बड़ी हो जाती है तो समाज को दूषित करने, ये कभी भी लंबे समय तक हो ही नहीं सकती। ना किसी की तानाशाही कर रही है, ना कोई बलवानी रही है, ना कभी कुछ रहा है। ये कुछ समय के लिए है, मगर समाज अगर उसको इग्नोर कर देगा तो उस पे ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मेरे हाथ में टीवी का रिमोट है, मुझे कौन सा देखना है, मेरे अंदर भी लालसा है। ये परिवार के साथ नहीं देखा जाता, मतलब मैं अकेला तो देखना चाहता हूँ, परिवार के साथ नहीं, तो मैं भी तो दोषी हूँ। ऐसा गीत मैं अकेला तो सुनना चाहता हूँ, मगर परिवार के साथ नहीं। मैं उस गीत को सुनने से टीआरपी बढ़ा रहा हूँ, मैं उसको किसी भी कीमत में नहीं सुनूंगा, चाहे मैं अकेला हूं या परिवार के साथ हूं। तो जब मैं अपना निर्णय लूंगा तो मैं दूसरे पे विश्वास कर सकता हूं, अपने युवा बेटे के प्रयास। मैं खुद भी तो दोषी हूं। हमें स्वयं का स्वामी के अंदर भीतर अपने आप से ईमानदारी करनी है, और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अगर इसको नहीं देखेगा तो ये चंद मिनटों की बात होती है, जैसे बारिश आई और थोड़ी देर में कर सकी। कुदरत में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो तूफान कुछ ज्यादा लंबा ला सके, वो 2-4-5 मिनट में लाता है। क्रोध भी किसी मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि 2 मिनट से ज्यादा कर सके। तो किसी भी अश्लीलता या नेगेटिविटी की अपने अंदर शक्ति नहीं है कि वो ज्यादा दिन स्टे कर सके, मगर हम उसको प्रभाव करते हैं, उसके एक्शन का रिएक्शन देते हैं, तो उसे लंबा खींच देते हैं। मेरा एक दूसरा ही दिशा है जो मैं दे रहा हूँ, मेरे हर विचारों की दिशा दिखाई देगी। और एक प्रश्न अभी आपने कहा था, सुनने लगते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल विधि द्वारा दिया जाएगा तो शायद, तो हम विधि भी देते हैं। संस्था है दीदेवार जीवन ज्योति, क्लासेस चलती हैं, तो मैं इस लाइव के अंदर भी एक कंटिन्यूटी विधि के देंगे। जैसे ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाता है तो हर प्रश्न को विधि से कैसे आसानी हो सकती है, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं विधि द्वारा ही देना चाहूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और यहाँ पर रेंचो करके जुड़े हैं, और इशाक खान साहब दूरदर्शन कर्मी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे नाम शो हो रहा है। तो दीदेवार साहब, आपने ये जानकारी दी और एक मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुष्कर बालाजी ने भेजा है रिक्वेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ। दीदेवार जी धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। पुष्कर बालाजी का, हाँ, काफी रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो रिक्वेस्ट की भरमार आ गई है। मैं पुष्कर बालाजी को, नवीन कोटिया जी इंतजार कीजिएगा, मैं पुष्कर बालाजी को ऐड कर रहा हूं। और नवीन कोटिया जी आप तैयार रहिएगा, छोटी छोटी बातें होंगी, अपने बारे में बताएंगे लोग, क्योंकि ज्ञान एक सूचना होता है। खास करके दीदेवार जी ऐसा बताते हैं कि ज्ञान जो है वो एक सूचना होती है, और जब जीवन में आचरण आप करते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है, आपका जो अनुभव होता है उसका कुछ मतलब होता है। तो इसको समझने की बात है, अध्यात्म की बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन
आरजेएस फैमिली अध्यात्म की तरफ मुड़ गई है और हम लोगों के पटना सूचना केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी साधक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और आप ऐड नहीं हो पा रही हैं पुष्कर बाला जी, एक बार और कोशिश करते हैं। नवीन कोटिया जी, इसके बाद आपको ऐड करेंगे। टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ कुछ लोगों के नाम भी शो नहीं हो पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। इशाक खान साहब, आपकी कल कविता हम लोगों ने सुनी थी, बहुत अच्छी कविता थी। ये नेट प्रॉब्लम है या क्या है जिसके चलते आप जुड़ नहीं पा रही हैं? चलिए नवीन कोटिया जी, आपके कोशिश करते हैं। आप कैमरे पे आ रहे हैं लेकिन आपका भी तो, हाँ अब दूसरा आया, किनका है ये? चलिए मैं 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूं, संभवतः आप लोग जुड़ जाएं। तो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं आप लोग, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन में जो आचरण कर रहे हैं, जो आपने इन दिनों में कुछ काम किया है बताने लायक, तो उन चीजों की ज्यादा जरूरत आरजेएस फैमिली को होती है कि हम कर क्या रहे हैं। ये परिचय होगा, आपका परिचय होगा कि आप ये काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को तो हम लोग नहीं दूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ऐड किया जा रहा है, लेकिन पुष्कर बाला जी ऐड नहीं हो पा रही हैं और नवीन कोटिया जी का भी नहीं आया, उनको भी ऐड करने की कोशिश किया था। अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी हैं, आज का ऑडियो उनको आज सुनाया गया। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ऐड कर रहे हैं, बहुत ही सक्रिय हैं 80 साल की उम्र में। शिवशंकर शर्मा जी, धन्यवाद आपको। हाँ, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जय हिंद। जय हिंद, आप जुड़ गए हैं जी, थैंक यू। आज आपने ऑडियो बहुत अच्छा बनाया था विवेकानंद जी के बारे में भी, और जो आरजेएस के 4 राष्ट्रीय सम्मान घोषित भेंटकर्ताओं ने किया है स्वामी विवेकानंद जी के नाम का, उसकी भी आपने चर्चा की थी आज। जी बताएं, और क्या सूचना केंद्र से क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं? सूचना केंद्र अपने अपने स्तर पर कर रहा है। ये नकारात्मकता हमारे अंदर भी है, हमारे टोली के हर एक सदस्य के अंदर भी है, और सकारात्मकता भी है। ये दोनों की पहचान हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब हम दूसरे व्यक्ति के आधार पर अपने गुण अवगुण का निश्चय करते हैं, तभी हम फंस जाते हैं नकारात्मकता में, और जीवन हमारा दुर्भर दुखद और आर्त हो जाता है। तो इस आर्त जीवन से बचने के लिए हमारा एक ही उपाय है कि खुद हम अपने गुण को पहचाने। इसका सरल तरीका है साधना, हमारी साधना में, कि जैसे ही आप मानसिक रूप से आपकी सोच में टकराव होगा नकारात्मकता से, मन चंचल हो जाएगा, मन स्थिर कभी नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लेंगे तब भी। इसलिए तुरंत मन को विश्वास के साथ सुपुर्द कीजिए अपने स्वामित्व को, कि मैं नकार तो नहीं हो सकता, सकारात्मकता का मैंने लक्ष्य किया है, तो मैं सकारात्मक ही रहूंगा। कुछ देर के बाद आप शांत हो जाइएगा, और सकारात्मकता आपकी ज्ञानमयी होगी। जब ज्ञानमयी से होगी तब आप विवेकी भी होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा। क्या आपने गलती की, उसको तुरंत स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना पहला जरूरी चीज है,
और ये अपने आप से स्वीकार कीजिए कि मुझसे ये गलती हुई है, दोबारा नहीं हो, तभी हम उस गलती से बच सकते हैं, अन्यथा लड़कर झगड़कर कभी नहीं बच सकते। आपकी बातें समझ में आ गई, आपकी बातें समझ में आ गई। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो पटना का सूचना केंद्र है उसमें क्या क्या गतिविधियां चलाने की योजना बन रही है। अभी तो नया बना है। सुमन कुमारी जी, जय हिंद जी। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, अगर आवाज पहुंच रही है। हमारी सूचना केंद्र में पहला काम किया जाता है आध्यात्मिक उद्दीपन, ऊर्जा को उद्दीप्त करने का, ये प्राथमिक काम है। उसके बाद ही दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे सदस्य युवा टोली के, और बाकी सदस्यों का सहयोग हमें मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ये हमारी आदत के कारण है, हमारी भी ये आदत है, लेकिन ये आदत में कुछ सुधार हुआ है। सकारात्मक आरजेएस आंदोलन से जुड़कर और बार बार सकारात्मकता के विषय में हमारे संयोजक उदय मन्ना जी के मुख से सुनते हमारे कान सचेत होते हैं, और कहानी ने वो काम हमारे मत को रूपांतरित करने में सक्षम हो। इसलिए हम चाहते हैं कि गुरुओं को आप बताएं अपने मस्त जी। समझ गए, समझ गए। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप पचम्बा की चर्चा बार बार करते हैं। ये पचम्बा कहाँ पर है? और वहां के लगभग 70 लोग, आप बता रहे थे कि उन्होंने आरजेएस की जो ऑडियो वीडियो थी उसको देखा, उस पर रिएक्शन भी दिया, कुछ लोगों का रिएक्शन भी आया। पचम्बा के बारे में जानना चाहते हैं, ये कहाँ पर है? जी। और वहाँ गांव से 50 वर्ष से मेरा परिवार है, जो लोगों की, मेरा भाई, छोटा भाई, इसने आरजेएस सम्मान दिया, मेरे माता पिता नाम पर सेवा में सदा तत्पर है। सेवा लॉजिकल जांच वो अपने गांव वासियों की बेसिस भी करता है, और मुफ्त में भी करने में कभी चूक नहीं है। जो उस मुफ्त ये आ जाते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है देने की, और इसी कारण है। जी जी जी, देने वाले लोग आप भटक गए सोच, आप भटक जाते हैं। हाँ। नहीं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, वो बात सत्यनारायण झुंझुनवाला जी की बात कर रहे हैं आप। सत्यनारायण झुंझुनवाला जी की बात कर रहे हैं। दरअसल पचम्बा ग्रुप में के लोगों के पास, पचम्बा ग्रुप के लोगों के पास आप जानकारी पहुंचाते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन की, इसके बारे में सवाल था। सकारात्मक आंदोलन की जो भी जानकारी में अधिक लोग जो है उसको पढ़ते हैं। जी जी जी। प्रतिक्रिया विपक्ष देने वाले बहुत कम है जी जी। हाँ, यही बात धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। समय की सीमा देखते हुए, सीमा देखते हुए यही जानना था कि पचम्बा ग्रुप में आप मैसेज भेजते हैं आरजेएस से रिलेटेड जो होता है सकारात्मक भारत आंदोलन का, और वहां लोग पढ़ते हैं। जैसे आपने बताया 70 लोग उस ग्रुप को पढ़ते हैं, 4 लोग उसमें से रिएक्ट करते हैं, तो ये तो है, लेकिन पढ़ते हैं, ये हम लोगों का उद्देश्य पूरा हो गया। और आप पटना केंद्र से इन सब कामों को कर रहे हैं, ऑडियो, और कभी कभी राष्ट्रीय सम्मान भेंटकर्ता के जैसे रोहित जी हैं, उनकी आपने ऑडियो भी भेजी थी जो यूट्यूब पर लगाया गया, और डॉक्टर शंकुंतला ठाकुर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंटकर्ता, उनका भी जो है वो भेजा था आपने।
तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन आप वहां से आगे अपने अपने सर्किल में बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। अब मैं पुष्कर बालाजी का कई बार रिक्वेस्ट आया है और यहाँ पर लेकिन शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था लेकिन अभी पुष्कर बालाजी आपका नहीं आया है। हाँ पुष्कर बालाजी एक, हाँ अब कोशिश मैंने पहले भी किया था, इस बार भी कोशिश कर रहा हूँ। आपके नाम से कई रिक्वेस्ट यहाँ शो हो रहे हैं लेकिन ऐड करने पर टाइम लग रहा है। आपने रिक्वेस्ट भेजा है, वो मिल गया है और मैं ऐड कर रहा हूं। तो पुष्कर बालाजी के बारे में ऐसे बता दें कि सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी हैं। वैसे कॉलेज में, महिला कॉलेज में वो प्रिंसिपल हैं और साहित्यिक अभिरुचि भी है, किताब लेखन कर रही हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर पुष्कर बालाजी। महिलाओं का एक नया ग्रुप भी बनाया है जहां पर महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए समाचार और सूचनाएं साझा की जा रही हैं। ये नया ग्रुप बना है। एक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, लेकिन नो आंसर आ रहा है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, सुमन जी पटना की एडमिन है महिला ग्रुप की, सुमन जी जुड़ी हुई हैं। सुमन जी आप अगर रिक्वेस्ट भेजें तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और एक बार जी डिक्लाइन हो रहे हैं, डिक्लाइन हो जा रही हैं पुष्कर बालाजी। और इसके अलावा हाँ सुमन जी का आ गया है लेकिन वो भी नो आंसर फ्रॉम वीडियो, ये समस्या है। पाशीराम जी का एक लास्ट में आया है, यहाँ से भी नो आंसर आ रहा है। तो ये इस समस्या, टेक्निकल समस्या कुछ हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। भी ऐड कर रहे हैं संतोष झा जी जो इंदौर से जुड़ी हैं आरजेएस फैमिली से, और प्रेम प्रभा झा जी जो आपकी सास हैं। आपने एक अवार्ड आरजेएस सकारात्मक, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है प्रेम प्रभा झा जी ने। तो वहां से संतोष झा जी जुड़ी हैं इंदौर से। मैं ऐड कर रहा हूं संतोष झा जी, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं मैं ऐड कर रहा हूं। हालांकि हम लोग ऑनवर्ड्स हो गए हैं 9 बजे मैक्सिमम समय, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम में भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें समाप्त करना होगा। अब गुरुवार को हम लोग शाम 8 बजे मिलेंगे। तब तक सब लोगों का नाम ले लेते हैं। सुमन कुमारी जी, और पुष्कर बालाजी, सविता सहाय जी, संतोष झा जी, पाशीराम पाशी जी, घनश्याम तिवारी जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, एस के गुप्ता जी, नवीन कोटिया जी, मतीउर रहमान जी, आप सब, प्रांजल श्रीवास्तव जी, अमित आजाद जी, आप सब जुड़े। मीता सहाय जी, मीता सहाय जी वेबिनार में भी जुड़ी थी, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आया है संतोष झा जी का। संतोष झा जी आप देखिए, आपको ऐड करने का मैंने बटन दबा दिया है, एडिंग चल रही है, संभवतः आप जुड़ जाएं। जी हाँ जी, संतोष झा जी जय हिंद, वंदे मातरम, आप जुड़ गई हैं। जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। इंदौर में क्या मौसम है? आप सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताइए। गर्मी ज्यादा है या? पटना से अच्छा है सर, गर्मी है। अच्छा, पटना में तो काफी बारिश हुई है। बाढ़ की समस्या हो गई थी, सड़कों पे पानी फैल गया था, लगातार हफ्ते हफ्ते तक बारिश हुई है वहाँ। आपके इंदौर में क्या मौसम था सर, लेकिन 2-3 दिन से गर्मी हो गई है यहाँ पे। गर्मी हो गई। बारिश पीछे हुई है? हाँ हुई है सर, बारिश बहुत तो नहीं लेकिन हाँ हुई है। अच्छा, दिल्ली के बारे में बताएं। यहाँ बारिश बहुत हल्की हुई कल, बहुत थोड़ी सी, और गर्मी बहुत हो रही है इधर। 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी है। हाँ सर, यहाँ भी सेम 3-4 दिन से गर्मी बढ़ गई। पहले तो काफी अच्छा था, 3-4 दिन पहले तो 1 वीक से काफी अच्छा चल रहा था। दिल्ली में 29 जून से मानसून आने का समय है, लेकिन ये लेट हो गया, आज 4 जुलाई हो गई। लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। आज धूप बहुत कड़ी निकली थी। तो चलिए, मौसम की बातचीत हो गई। मौसम की भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन कभी भी अगले पल बारिश हो सकती है दिल्ली में। संतोष झा जी बताएं, सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगी,
और प्रेम प्रभा झा जी भी हैं क्या? बहुत अच्छा गीत गाती हैं और जी उनके गीत जी यूट्यूब पे हम लोग हाँ है लोड ना, करते हैं। मम्मी यही कर है। हाँ, नमस्कार अम्मी जी सर। को जय हिंद। जय हिंद। आज मेरा मोबाइल हाँ, बंद हो गया आप है। संतोष झा जी और आज मोबाइल प्रेम बंद प्रभा हो जी, गया, इसीलिए हम बात लोगों के नहीं लिए हुई आप आपसे। दोनों जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप गाती हैं। ये आपकी एक अलग प्रतिभा है, क्योंकि संगीत है तो जीवन है। और आप तो सुरताल में भी गाती हैं, और विद्यापति जी के नाम का आपने अपने स्वर्गीय पति जी की स्मृति में अवार्ड घोषित किया है, विद्यापति जी के नाम का ना। जी विद्यापति जी के नाम का किया है ना। जी 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 जी। तो कैसा लग रहा है सकारात्मक भारत आंदोलन? आप लोगों तक, इंदौर तक पहुंच बहुत रहा है? अच्छा सर। अच्छा, हाँ सर, चलिए धन्यवाद अच्छा जुड़ने लग के रहा है। लिए, और संतोष जी से बातचीत कर लें। कुछ मार्गदर्शन देते रहिए, ग्रुप में लिखते रहिए। हाँ और महिला ग्रुप बन गया है, हाँ उसमें हाँ संभवतः तो आप मार्गदर्शन देते रहिए, अपने जी अनुभवों के बारे में लिखते रहिए। बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे, अभी तो नया ग्रुप जी बना है, लेकिन उसमें आरजेएस फैमिली के और लोग अपनी अपनी मिसेज का नंबर देंगे, और महिलाओं की शक्ति सकारात्मक भारत आंदोलन में लगेगी। एक बार फिर चलते हैं, संतोष झा जी से बातचीत कर लें। यही है परिचय सम्मेलन। वंदे प्रेम प्रभा मातरम झा जी सर। से अभी बातचीत, वंदे वंदे मातरम। प्रेम प्रभा झा जी ये से बातचीत अभी हो रही थी, और इंदौर से जुड़ी हैं संतोष झा जी। बताएं संतोष झा जी, महिला ग्रुप में कैसा चल रहा है, क्या कुछ मैसेज आ रहे हैं? बढ़िया चल रहा है सर, थोड़ा सा स्लो है लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स ठीक है अभी। अच्छा है। लोग अच्छा, जुड़ मैडम रहे क्यूरी हैं, के बारे देख में रहे हैं। अभी जानकारी? हम लोग मतलब जो एक्टिव लोगों को ही जोड़ रहे हैं, कि जो एक्टिव लोग हों जी वही जुटे। जी जी हाँ, जी जी। अभी नंबर पे हम और लोग इतना फोकस नहीं दे रहे हैं कि बहुत नंबर हमें ऐड करना है। हम ये चाह रहे हैं कि जी जितने एक्टिव लोग जुटे। जी जी जी। और उसमें मैडम क्यूरी की जानकारी भेजी गई थी। मैडम क्यूरी का भी आज संभवतः जी जी सर, हाँ हाँ देखी थी वो भी। जन्मदिन या पुण्यतिथि, वो मैडम क्यूरी से संबंधित 4 जुलाई है। और वो नहीं, मैडम क्यूरी, हाँ अच्छा, हाँ, पहली नोबेल पुरस्कार विजेता है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। महिला नोबेल पुरस्कार विश्व में, संसार में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार महिला को के रूप में उनको ही मिला था, मैडम क्यूरी को, जो रेडियम को लेकर उन्होंने रिसर्च किया था, उसी पर मिला था। तो इस तरह की जानकारी, एम्पावरमेंट के बारे में। और क्या चीज आई उसमें आया था, एक तो दीपिका जी के बारे में आया होगा, दीपिका कुमारी जो तीरंदाज झारखंड की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। जी, तो महिलाओं से संबंधित जो जानकारी होगी वो किसी भी ग्रुप में आएगी, तो वो आप लोगों तक उसको साझा किया जाएगा, या महिलाओं के संबंध में कोई अगर सरकार की योजना आती है तो वो भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, दीदेवार जी ने ये घोषणा करी है कि आप लोग कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब वो वीडियो में देंगे, जो हर संडे को प्रसारित किया जाएगा, यूट्यूब पर लगाया जाएगा। तो हम तो कोशिश करेंगे कि वीडियो में ही सवाल आए, पूरा सवाल जो है वीडियो में, कोई अपना नाम के साथ और कहां से है वो परिचय के साथ वो सवाल भेजें, और दीदेवार जी उसका जवाब देंगे। तो जो सवाल करता होंगे, प्रश्नकर्ता, उनका और दीदेवार जी का, दोनों का वहां पे मिक्स करके और फिर उसको यूट्यूब पर डाला जाएगा, ताकि उससे और लोग लाभान्वित हों। ये एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जा रहा है, और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अपने जो भी शंका हो, जो भी प्रश्न उठते हों, आज भी कुछ प्रश्नों का उत्तर दीदेवार जी ने दिया, तो एक अच्छा जवाब दिया उन्होंने, अच्छा लगा। जी सर, ठीक है, तो वो देश के लिए इतना समय दे रहे हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं कि अपने बच्चे का किचन हम अलग कर दें। सोच नहीं सकते हैं, वो एक उन्होंने बताया। चाहे घुट घुट के रहें, एक ही घर में रहें, बातचीत बंद है,
लेकिन वो हाँ, घुट घुट के रहना तो उससे तो जी हाँ, तो वो एक अपना दृष्टिकोण उन्होंने कहा कि ये हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जरूरी नहीं कि आप मानिए। संयुक्त परिवार की अपनी एक नहीं सर, उनके पीछे गरिमा जो उनका लॉजिक था वो सही लगा मुझे। जी, उस लॉजिक सही है। जमाने के हिसाब से, जैसे जमाने में चीजें बदलती हैं, तो आज जमाने में इसकी आवश्यकता हो गई है कि बच्चे को सक्षम बनाया जाए। वो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपने परिवार को संभालने के लिए एक उसमें गार्जियनशिप डेवलप होगी, हर तरीके से वो स्वयं का स्वामी बनेगा। तो दीदेवार जी का सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला है कि स्वयं का स्वामी बनिए, स्वयं का स्वामी बनना और आचरण में लाना। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ ज्ञान मिलता है, जैसे आज विवेकानंद जी पे ज्ञान है, तो उस ज्ञान का उतना फायदा नहीं होता है जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव न किया जाए या अपने जीवन में आचरण न किया जाए। विवेकानंद जी के उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत, इसका भी आज समीक्षा की गई। और हम लोगों ने तो बचपन में ही पढ़ा था कि स्टॉप नाउ टिल द गोल अचीव्ड, उठो जागो राइज अवेक, इस तरह का। तो वो आचार्य प्रशांत जी ने अपना दृष्टिकोण, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में विवेकानंद जी ने कह तो दिया, लेकिन लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गलत लक्ष्य भी हो सकता है। तो क्या विवेकानंद जी का वो दृष्टिकोण था? तो उसको नए रूप में परिभाषित आचार्य लोग कर रहे हैं और हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब फैसला हम लोगों को करना है, सुने सबकी, करें अपने मन की। तो उन्होंने, उनका कहना था कि ब्राह्मण निबोधत, मतलब हम जो गुणीजन हैं उनकी वहां जाकर ज्ञान लें, बोध करें। इसके बारे में आचार्य प्रशांत जी ने कहा कि उस ज्ञान से फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भटक न जाए, किसी गलत रास्ते पर न लक्ष्य प्राप्त करने लग जाए। विवेकानंद जी ने कहा है जी लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इस बारे में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सुने सबकी, करें अपने मन की। तो संतोष झा जी, आप जुड़ी और आपने ये बातचीत की, आपका परिचय हुआ आरजेएस फैमिली से। अभी थोड़ी देर में ये यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से पुष्कर बालाजी भी जुड़ जाती तो बड़ा अच्छा लगता। जमशेदपुर की आवाज है वो अभी नहीं जुड़ पाई, कोशिश हमने की थी। तो चलिए, इस मोहक मुस्कान को बनाए रखिए और आरजेएस फैमिली के महिला ग्रुप को जो है सशक्त कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सशक्त हैं, वेबिनार में भी जुड़ती हैं। अच्छा हाँ, वेबिनार के बारे में शायद आपको जानकारी मिल गई होगी। 24 जुलाई शनिवार का दिन है, सुबह 11 बजे से वेबिनार होगा और ये बहुत बड़ा वेबिनार होगा, ये पहले ही बता देते हैं। ये और सब वेबिनार की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये सकारात्मक भारत दिवस का वेबिनार होगा और पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर भारत के भी लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई जो है ये राम जानकी संस्थान आरजेएस का स्थापना दिवस है। तो चूंकि फिजिकल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये हम लोगों की मजबूरी है, लेकिन सक्रियता में कोई कमी नहीं है और विचारों के मामले में वैचारिक क्रांति भारत भर में पहुंच रही है। बड़े बड़े मंत्री, सांसद, ये जो लोग हैं वो भी सकारात्मक शब्दों का उपयोग, पत्रकार करने लगे हैं। आज बड़ी भारी संख्या में दिखने को सोशल मीडिया पे मिल रहा है और यही लक्ष्य था। 5.5 साल से आरजेएस ने जो अलख जगाई, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देश पर पड़ना शुरू हो गया है और अब देश पर पड़ेगा राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, जो इस साल से हम लोग अपने जीवन में आचरण करके चल रहे हैं। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। तो संतोष बहन जी, सुमन बहन जी अभी भी जुड़ी हैं, मैंने सुमन जी को भी जोड़ने का प्रयास किया था। और तो टेक्निकल प्रॉब्लम, कैसे ज्वाइन करें? अच्छा, कैसे वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है पुष्कर बालाजी, सविता सहाय जी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सही भेजा था, आपने भेजा था सही, लेकिन ऐड नहीं हो पाने की कोई समस्या होती है, जिसके चलते में भी, क्योंकि बाकी लोग तो जुड़ गए हैं, जिस तरह से आपने भेजा था वो सही था। पुष्कर बालाजी, जो आपने भेजा था रिक्वेस्ट यहाँ पहुंच गया था, लेकिन ऐड करते समय डिक्लाइन हो गया, तो उसमें टेक्निकल चीजों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो है, वैसे आप अपनी वीडियो बनाकर महिला ग्रुप में डाल सकती हैं
इसके बारे में समीक्षा कर सकती हैं आप लोग। स्कोप बहुत सारा है सकारात्मक बातों को करने का। देखिए आज क्या क्या चर्चा होगी, मुख्य बातों की चर्चा पर एक ऑडियो हमने फटाफट, मोबाइल में सब सिस्टम है, हमने आज बता दिया, ग्रुप में डाल दिया ऑडियो। ज्यादा नहीं, 4 मिनट 3 मिनट लगते हैं उसमें, और इतना समय दे देने से वो चीज जाती है। तो पहले हमने ग्रुप में बता दिया कि फेसबुक लाइव में क्या कुछ चर्चा होने जा रहा है। तो चलिए गुरुवार को फिर मिलते हैं हम लोग, और ग्रुप में सक्रिय रहिए और महिला ग्रुप को सशक्त कीजिए, क्योंकि ये नया ग्रुप बना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी सब ग्रुप तो नॉर्मल चल रहे हैं। तो आप लोगों पे जिम्मेदारी दी गई है, विश्वास पर दी गई है, आप लोग निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक भारत आंदोलन की अलख को जगाए रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। और गुरुवार को सायं 8 बजे हम लोग मिलेंगे, और 24 जुलाई को वेबिनार का ध्यान रखिए। इसी अनुसार आप लोग शेड्यूल अपना बनाइए। 11 बजे से भव्य वेबिनार 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस के दिन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।